Good morning, students. Today we will start a new topic. Name is floral biology of maize and sorghum. Okay, first of all we will study the floral biology. After that we will discuss about the pollination and emasculation method of hybrid seed production in maize and as well as in sorghum. Let us start with the maize floral biology. The मेज की जो फैमिली है वो है पॉइसी, या पॉइसी फैमिली को ग्रेमनी फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, और जो मेज का जो क्रोमोसोम नंबर है वो 20 है और बॉटनिकल नेम है इसका जिया मेज। ठीक है, और जो मेज है इस मेज के जो क्लोजली रिलेटेड वाइल्ड स्पीसीज है वो एक तो है, दो स्पीसीज है जो कि बहुत ज़्यादा इसके लिए क्लोजली रिलेटेड है, यानी कि इसका जीनोम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है उसके वाइल्ड स्पीसीज से। तो पहला स्पीसीज है यूक्लिनिना और सेकंड है ट्रिप्सिकम। ठीक है, तो ये दोनों स्पीसीज का बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपस में, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या है कि ज़्यादा सिमिलरिटी होने के कारण जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में इनका आपस के अंदर क्रॉस हो सकता है। अब जब क्रॉस आपस में हो सकता है तो इन वाइल्ड स्पीसीज में जो जीन्स है जो हमारे काम के हैं, कौन से जीन हमारे काम के, जो बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंस रखते हैं, तो उन रेजिस्टेंस जीन को हम मेज की जो कल्टिवेटेड स्पीसीज है तो उनके अंदर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू दी मेथड ऑफ बेक्रोस। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है इसमें। बाकी जो अदर स्पीसीज जैसे कॉटन हो गया, वीट हो गया, तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि इनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिमिलर नहीं है। सिमिलर नहीं होने की वजह से क्या है, बहुत सारे मतलब इधर उधर के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं और क्रॉस भी नहीं होता है और हाइब्रिड स्टेरिलिटी या हाइब्रिड इनवाइबिलिटी है ना, तो ये इस टाइप की चीज़ें उत्पन्न हो जाती है। और जो मेज का तो ये बताता हूँ इम्पोर्टेंस क्या है कि ये एज ए फूड तो इसको काम में लेते हैं और ये प्रोटीन का ग्रेट सोर्स है। और रिसेंटली कुछ सालों के अंदर मेज की बहुत अच्छी बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स, जिनके अंदर मतलब बायोफोर्टिफाइड क्रॉप यानी कि जिनके अंदर ये न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन बढ़ाई गई है जिनके अंदर थ्रू दी कन्वेंशनल मेथड और या जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड के, तो मेज के अंदर प्रोटीन कंटेंट को काफ़ी बढ़ाया गया है, स्पेशली लाइसिन ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। ओके, जो कि ये जो एक्चुअल में होता है क्या, सीरियल के अंदर लाइसिन ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड इनका कमी होता है, तो ये ऐसी वैरायटियाँ डेवलप हुई है जिसमें लाइसिन ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड ज़्यादा है। और ऐसी वैरायटी को मतलब कि जो नाम है, एक सीरीज है उन वैरायटियों का, वो है HQPM सीरीज। ओके, तो HQPM सीरीज वाली ये वैरायटी है, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज उनको ऐसा बोलते हैं। अब ये मेज का थोड़ा बहुत फ्लावर का देखते हैं और कोब का देखते हैं। ठीक है, तो अभी जो फ्लावर है इसका, मेज का फ्लावर है वो मोनोसियस है। ठीक है, मतलब कि मोनोसियस का मतलब होता है कि मेल और फीमेल जो ऑर्गन है वो अलग अलग जगह है, यानी कि जो मेल जो फ्लावर है जिसको हम टेसल बोलते हैं वो टर्मिनल पार्ट पे होता है, मेज का जो टर्मिनल पार्ट है वहाँ होता है। और टर्मिनल पार्ट के बाद में नीचे की साइड जो फीमेल पार्ट होता है उस फीमेल पार्ट को बोलते हैं सिल्क होता है वो। ठीक है, सिल्क है या उस बाद में उसको कोप भी बोल देते हैं, ईयर कोप भी बोलते हैं, क्योंकि उस सिल्क वहाँ से निकला रहता है। उस मतलब कि जो ओवरी उसके नीचे है वो उसके ऊपर एक सिल्क, जिनको हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक तरह का लॉन्ग स्टाइल है वो। तो वो मेल जो फ्लावर है, मेल का जो पॉलन ग्रेन वहाँ आके फर्टिलाइजेशन करता है पॉलिनेशन के बाद में, और उस कोप से फिर सीड बनता है। यानी इस कोप में बहुत सारे सीड होते हैं। मेज का सिट्टा देखा होगा, कोप देखा होगा, तो उसमें बहुत सारे दाने दिखाई देते हैं, तो हर एक दाने से एक स्टाइल निकल रही रहती है बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में वो जो कोप्स है, जो सिल्क, जो कोप के अंदर सिल्क है वो ड्राई हो जाता है ना, ड्राई होकर रेड हो जाएगा, फिर बाद में झड़ जाता है। इनिशियली वो गोल्डन येलो कलर का होता है। और यहाँ पे स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड यहाँ पे एक शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन है, तो ये 14 डेज है, अप टू 14 डेज के बाद में शेडिंग हो जाती है, जब इसका जो एंथेसिस होता है। ओके, एंथेसिस के टाइम ये पॉलन ग्रेन का शेडिंग है और ये सिल्क हो गया,
सेकंड डायग्राम में, और बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन कंडेंट डेवलप हो जाता है। ये टेसल के ये टेसल है जो मेल पार्ट होता है, उसका डायग्राम है। इसमें क्या दिखा रहेगा, जो टिप ऑफ टेसल है, बाद में जो टिप ऑफ टेसल है वो हमेशा सेसाइल होता है, और ठीक है, सेसाइल का मतलब उसमें जो स्टॉक होता है वो नहीं होता है, और पेडिसिलेट का मतलब होता है उसमें स्टॉक होगा। तो और प्लस इसमें जो इसका जो टेसल है, टेसल में जो स्पैकुलेट्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, 2 पेयर में होंगे, ठीक है। और बाद में एंथेसिस होगा और ये पोलन ग्रेन वहाँ से निकलेंगे। और बाद में ये और डिटेल से देखिए, स्पैकुलेट एक डायग्राम दिखा रखा है स्पैकुलेट का, फिर राइट हैंड साइड के अंदर स्टाइल्स दिखा रखा है, मतलब एक तरह कोम टाइप की स्ट्रक्चर होगी, लंबी सी सिल्की टाइप से है। और इस स्पैकुलेट्स देखिए, स्पैकुलेट्स इसमें देखिए 2 है, तो अब 2 स्पैकुलेट्स दिखा रखे हैं इसके अंदर, मतलब ये हमेशा 2 स्पैकुलेट्स हमेशा पैर में ही होते हैं, ठीक है। और इसमें एक स्पैकुलेट देखिए, तो एक स्पैकुलेट देखिए कि राइट हैंड साइड के अंदर वो वहाँ पे स्टॉक नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेसाइल टाइप का स्पैकुलेट। और लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा जो स्पैकुलेट दिखा रखा है वो है स्टॉक है वहाँ पे, उसको बोलते हैं पेडिसिलेट, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है इसमें। और बाद में यदि इस सिल्क है उसका और भी ज़्यादा व्यूज़ देखेंगे, डीप व्यूज़ देखेंगे, तो जो इसके हेयर्स है, तो हेयर मतलब जो सिल्क है, सिल्क के ऊपर भी छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, तो उनको स्टिग्मेटिक हेयर बोलते हैं। अब नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, ये फ्लोरल पार्ट्स हैं मेज के। तो सबसे पहले होगा अगर फीमेल इन्फ्लोरेसेंस ये हो गया, और जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसके अंदर ऊपर की ओर सिल्क निकला रहता है, जो फीमेल पार्ट है, अब ये पूरा का पूरा जो कॉर्प्स है वो एक लीफ से कवर रहता है, उसको बोलते हैं स्पेथ, ठीक है। स्पेस से ये पूरा का पूरा जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है वो घिरा हुआ रहता है, और मेल पार्ट जो टर्मिनल है वहाँ टेसल बोलते हैं, ठीक है, जहाँ एंथेसिस होता है। और ये बाद में जो स्पैकुलेट्स हैं, जो स्पैकुलेट्स हैं ये पेयर के अंदर होते हैं, और जो स्पैकुलेट्स होते हैं, हमें एक पेडिसिलेट होता है, एक सेसाइल होता है, वो बता दिया था प्रीवियस स्लाइड्स में, ठीक है। और जब स्पैकुलेट्स को आप ओपन करेंगे तो ओपन करने से आपको 3 स्टेमन्स दिखाई देंगे, एक लेमा होगा, एक पेलिया होगा, बाद में लेमा पेलिया के बाद में एक नीचे ग्लूम्स होंगे, 2 ग्लूम्स होते हैं, ठीक है। पहले 2 ग्लूम्स होंगे, 2 ग्लूम्स के बाद में एक लेमा होगा, इधर एक पेलिया होगा, ठीक है। अब इसके बीच में 3 स्टेमन्स और एक बाइफिदर स्टिग्मा होती है, ये वाली चीज़। और जो मेज का प्लांट है, आपको पहले बता दिया था कि ये मोनोसियस प्लांट है, यानी कि मेल और फीमेल जो इन्फ्लोरेसेंस है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अलग अलग होते हैं, उनके फ्लावर अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, एक साथ नहीं होता है। जबकि hermaphrodite फ्लावर्स होते हैं उसमें एक साथ ही होता है मेल और फीमेल। और ये मेज प्रोटोएंड्रस है। प्रोटोएंड्रस का मतलब होता है कि प्रोटो यानी कि पुराना, एंड्रस यानी कि एंड्रोशियम, मतलब कि जो इसका मेल इन्फ्लोरेसेंस है या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पहले डेवलप होगा फीमेल से बाद में, ठीक है। मेल पहले और फीमेल बाद में डेवलप होती है, उसको बोलते हैं प्रोटोएंड्रस। अब सीधी सी बात है, यदि प्रोटोएंड्रस कंडीशन है या दूसरी कंडीशन अदर क्रॉप में होती है जहाँ पे ये होता है प्रोटोगाइनी कंडीशन होता है, तो ऐसी कंडीशन होने पे मेल और फीमेल जो फ्लावर है वो अलग अलग डे पे मेच्योर होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मतलब कि सेल्फिंग तो हो ही नहीं सकता, तो वो क्रॉसिंग के लिए फिर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब कि वो क्रॉस ही होगा वहाँ पे। तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी फेवरेबल कंडीशन है इसके लिए। और इसके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के द्वारा ही होता है, मतलब हवा के द्वारा ही वो पॉलन की जो डस्ट है वो उड़ के जाती है, और फीमेल पे जो स्टिग्मा है, जिसको हम स्टिग्मा या बाद में स्टाइल है, लंबी स्टाइल होती है इसमें, वहाँ जाके चिपक जाते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन इसमें होता है। और जो सेल्फ पॉलिनेशन की जो रेट है वो ओनली 5% है, यानी कि 100 में से 5 प्लांट के अंदर ये सेल्फिंग होती है लगभग, समझ लो। या पूरे कॉम में 5% सीड मिलेंगे जहाँ पे सेल्फिंग होती है। अब हम देख लेते हैं कि सेल्फिंग कैसे करना है।
आपको सपोज को कि कोई आपको इनब्रीड लाइन डेवलप करनी है, तो इनब्रीड लाइन डेवलप करने के लिए आपको सेल्फिंग करनी पड़ेगी। तो आप सेल्फिंग कैसे करेंगे इसमें, है ना। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन आपको करना है, तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए पेरेंट चाहिए, वो टोटली होमोजाइगस होने चाहिए। तो होमोजाइगस पेरेंट को आपको डेवलप करना है, तो आपको सेल्फिंग की ज़रूरत होती है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के दौरान। ठीक है, तो अब सेल्फिंग में क्या होता है कि इसके मेल और फीमेल फ्लावर हैं जो कि अलग अलग पोजीशन पे। मेल फ्लावर को बोलते हैं टेसल, फीमेल को बोलते हैं कोग। तो क्या करना है इसमें, पॉलीथीन जो बैग होता है, उस पॉलीथीन बैग के द्वारा हम इस जो पॉलीथीन बैग क्या जो पेपर कवर बैग होता है, पेपर का बना एक कवर बैग होता है जिसको टेसल बोल सकते हैं। और दूसरा एक और बैग लेते हैं, वो भी पेपर बैग ही है, उसको कोब का बैग या ईयर बैग बोल सकते हैं। तो वो उन दोनों से उसको कवर कर देना है। ठीक है, अब कवर करने से क्या फ़ायदा है कि कंटामिनेशन नहीं होगा। कंटामिनेशन यानी कि कोई अदर प्लांट का जो पोलन ग्रेन है वो जाके यहाँ पे पोलिनेट नहीं करेगा। ठीक है, या इसके पोलन ग्रेन, इस प्लांट के पोलन ग्रेन जाके इस प्लांट पे नहीं गिरेंगे, और या अदर प्लांट जिसको आपने बेगिंग कर रखा है तो उस पर भी जाके नहीं गिरेंगे। तो ये आपका ये फ़ायदा हो जाता है इसमें। तो अब क्या करना है, दोनों को बेकिंग कर दिया, मेल और फीमेल को दोनों को पेपर बैग से कवर कर दिया। और जनरली इसकी जो साइज होती है वो 7.5 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यानी कि लगभग 7.5 सेंटीमीटर इसको चौड़ा होता है, 16 सेंटीमीटर थोड़ा सा लंबा होता है, लेंथ इसकी कितनी होती है। तो इन दोनों को कवर कर दिया। कवर करके क्या करना है, जब पोलन का शेडिंग, जब पोलन शेडिंग होगा, एंथेसिस होगा, ओके, तो वहाँ से पोलन ग्रेन निकलेंगे। तो अब पोलन ग्रेन निकलते हैं, तो अब वो पोलन ग्रेन को, अब इसको जो फीमेल की जो स्टिग्मा है या स्टाइल बोल दो, वहाँ जाके इसको डस्टिंग कर देना है। और डस्टिंग करके उस बैग को वहीं पे उस पर लगा दो, रिप्लेस कर दो। जो कोप का बैग है उसको रिप्लेस कर दो टेसल के बैग से, और उसको बाद में बांध दो, फास्टन क्लिप बैग कर दो, उसको क्लिप लगा दो फिर उसके नीचे, और लेबलिंग कर दो उसकी कि इस तारीख को पॉलिनेशन किया था, और ये इसी में सेल्फिंग किया था। मेल फीमेल ये एक ही है, डेट ऑफ पॉलिनेशन उसमें लिख दो, लेबलिंग कर देंगे मतलब। तो इस टाइप से आपका सेल्फिंग कंप्लीट हो जाता है। अब क्रॉसिंग करेंगे, आपको सपोज करो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है, तो आपको क्रॉसिंग करना पड़ेगा। तो इसमें ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन ली जाती है। ठीक है, तो ए बी जो लाइन होती है, या जो ए लाइन और आर लाइन है, उसका जनरली जो रेशियो रखा जाता है, या 2:4 या 1:4 ऐसे रखा जाता है। यानी कि 1 या 2 मेल और बाकी 4 या 6 फीमेल प्लांट रखे जाते हैं। ठीक है, यानी कि 4 फीमेल प्लांट, उसके बाद में 1 मेल प्लांट, फिर 4 फीमेल प्लांट, फिर 1 फीमेल, 4 फीमेल 1 मेल। तो इस हिसाब से उस फील्ड को तैयार किया जाता है। ठीक है, मेल लाइन, जो फीमेल लाइन है, जो कि मेल स्टाइल लाइन है, उसको ए लाइन बोलते हैं। और जो दूसरी जो लाइन है, ए की लाइन है, जो कि क्या है आपकी मेल है, वो आर लाइन है। ठीक है, 4 फीमेल है फील्ड के अंदर, 1 मेल है। जो 4 फीमेल है वो उसको बोलते हैं ए लाइन, जो 1 मेल है उसको बोलते हैं आर लाइन। और आर लाइन में क्या, फर्टिलिटी रिस्टोरर का जीन है, तो फर्टिलिटी रिस्टोर का जीन को क्रॉसिंग करा देना है ए लाइन के साथ में, फिर बाद में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन हो जाएगा। और जो आइसोलेशन डिस्टेंस है मैच के अंदर, लगभग 400 मीटर के करीबन रखी जाती है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि इसमें ये क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज है। आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि एक फील्ड है उसके पास में कोई दूसरा मैच का फील्ड नहीं होना चाहिए। अगर होगा ना, इतना डिस्टेंस नहीं रखेंगे, पास की डिस्टेंस रखेंगे, तो दूसरा मैच का फील्ड का पोलन ग्रेन आके इसको पोलिनेट कर देगा, कंटामिनेशन होगा, आपका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा अच्छे से। जिस प्लांट का पोलन चाहिए उस प्लांट का पोलन आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ होती है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। अब इसमें के अंदर आपको क्या करना है, क्रॉसिंग कैसे करेंगे, वो अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है, टेसल है, जहाँ पे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, जिसको मेल बोलते हैं। उसको क्या करना है कि मतलब डेहिसेंस के सेकंड थर्ड डे, मतलब ये से पहले ही, जैसे डेहिसेंस मतलब पोलन निकलने वाला है, डेहिसेंस यानी पोलन निकलने वाला है, मतलब कि आज का दिन है, आज के तीसरे दिन, दूसरे दिन बाद में निकल जाएगा, तो आज उसको बेकिंग कर दो उसको। ठीक है, बेक करके क्या करना है,
बेक बेक कर देने से क्या कंटामिनेशन नहीं होगा। उसको क्लिपिंग कर दी ना, नीचे से बांध देना उसको स्टेपल से, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना, फीमेल प्लांट है, फीमेल प्लांट को भी क्या कर देना है, उसको भी बेकिंग कर देना है, ठीक है। उसको भी बेक कर दिया। बेक करके क्या करना है, जो टेसल प्लांट मतलब दूसरे प्लांट का जो फीमेल है जहाँ पे वो कोब है उसको बेक कर दिया आपने, ठीक है। अब दूसरे तीसरे दिन आपका डाइसेंस होने वाला है, तो वहाँ के पोलन ग्रेन को लेकर इसके फीमेल पे आपको डस्ट कर देना है। आप रिप्लेस भी कर सकते हैं कि पूरी रिप्लेस करने से क्या होगा, फीमेल का जो कोप का जो पेपर बैग था उसको रिप्लेस कर दो मेल के पेपर बैग से। तो पहले तो आपने डस्ट भी कर दिया, प्लस डस्ट करने के बाद में उसी बैग को लगा दो कि कोई पोलन ग्रेन इधर उधर चिपका हुआ तो वहाँ पे पोलिन मतलब कि होगा तो वो ज़्यादा उसको अबंडेंट पोलन मिल जाएगा और पोलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये मेल है, इधर फीमेल है। तो यहाँ से दोनों को बेकिंग कर दिया, बेकिंग करके इसका पोलन ग्रेन फीमेल के ऊपर हमने डाल दिया, डस्टिंग कर दी, बाद में उसको लेबलिंग कर देते हैं। तो एक फर्स्ट जो प्लांट इसको मान लो जो टेसल है ये आपका आर लाइन है, और जो इधर जो फीमेल प्लांट है कोब है जिसके अंदर उसको है, ये आपकी फीमेल लाइन है या ए लाइन है। और दोनों का रेशो 4:1 या 6:2 भी रखा जाता है, और आइसोलेशन लगभग 400 मीटर डिस्टेंस रखा जाता है दो फील्ड के बीच में, ठीक है। और बाद में क्रॉसिंग होने के बाद में आपको लेबलिंग कर देना है, उस बैग को रिप्लेस करके उसमें बांध दिया, बांध देने के बाद में उसके ऊपर डेट ऑफ पॉलिनेशन, डेट ऑफ ये मेल और फीमेल, मेल फीमेल के नाम, और उसके बाद में डेट ऑफ पॉलिनेशन आपको लिख देना है। ये वाला ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है ऐसे करके। अब पढ़ते हैं फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ सोरगम, ठीक है। अब सोरगम की जो फैमिली है वो है आपकी ग्रेमिनी, या उसको बोल सकते हैं पॉइसी फैमिली है, और स्पीसीज इसकी जो बाइकलर है इसकी स्पीसीज, ठीक है। इसलिए इसका क्या नाम हो गया, सोरगम बाइकलर, लीनियस ने इसका नाम दिया था, एल उसका हो गया। और क्रोमोसोम नंबर है 1=20 है इसका, ठीक है ना। मेज का भी लगभग इतना है, मेज का भी है 20। और इसके जो कॉमन नेम्स हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में थोड़े अलग है, इंग्लिश में अलग है, इंडिया में भी इसका अलग नाम है। हिंदी में इसको जवार बोलते हैं, इंग्लिश में सोरगम बोलते हैं, अफ्रीका में इसको ग्रान सोरगम बोलते हैं। और जो कुछ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है जैसे पेडी, सोथो, निपेल, और वहाँ कुछ मतलब कुछ ट्राइबल्स हैं जो होसा, जोसा, तो वहाँ पे इनका नाम अलग है, वहाँ पे इसको मेबल, एमेबल ऐसे इसके नाम है। और अदर दूसरे नाम है इसको दुर्रा, इजिप्शियन मिलेट, फिटेरिटा, ग्यूनिया, कॉर्न, जुआर, काफिर कॉर्न, माइलो, सालू, सूडान ग्रास, ये ऐसे इसके नाम भी है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। अब इसका देख लेते हैं इम्पोर्टेंस क्या है सोरगम प्लांट का। जब सोरगम का प्लांट की राइट हैंड साइड में डायग्राम दिखाई दे रहा है, ऊपर जो इसका इन्फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा है, इसका इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं एरो, ठीक है। और इसकी ये फ्लैग लीव्स है, उसके बाद में स्टेम है और नीचे रूट्स हैं। तो जो स्टेम है उसकी जो लेंथ है 42-600 सेंटीमीटर, 42-600 सेंटीमीटर तक ये लंबा होता है। और उसके स्टेम के अंदर जो नोट्स होती है 7 to लेकर 18 नोट्स तक होती है, ठीक है। और ये जो सोरगम है, इसको सोरगम से हम शुगर भी बना सकते हैं, एल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में भी काम में लिया जाता है ना। और इससे माल्ट बियर भी बनती है ना, इस हिसाब से। और जो सोरगम का जो कल्टीवेशन है वो तीनों सीजन चलता है, मतलब कि सर्दी गर्मी बरसात तीनों में चलता है, खरीफ में, विंटर में, समर में, है ना। खरीफ के अंदर इसकी जो सोइंग होती है, सोइंग से हार्वेस्टिंग दोनों का बीच का पीरियड जून जुलाई से लेकर सितंबर तक ये इसका सीजन चलता है। फिर बाद के अंदर जब सर्दियाँ आ जाती है तो सर्दियों में फरवरी में भी सितंबर में सोइंग कर दो अगेन, इधर हार्वेस्ट किया अगेन उसी महीने में इसका सोइंग कर दो, फरवरी में हार्वेस्ट कर लो। और ज़्यादातर जो विंटर सोरगम ही इंडिया में प्रोड्यूस होता है, लगभग 35% ये सोरगम का टोटल एरिया है ना, उसका 35% ये विंटर सोरगम ही
कवर करता है। और जो समर है, समर में भी ये लगभग आप प्लांटिंग इसका फरवरी में करके जून में इसको हार्वेस्ट कर लो। और अंडर इरीगेशन यानी कि उसको थोड़ा पानी भी चाहिए, मतलब कि इसका। और ये आप इन्फ्लोरेसेंस का कलर देखिए, मतलब कि ये ग्रीन कलर का भी इन्फ्लोरेसेंस होता है, रेड कलर का और येलो कलर का भी होता है। लेकिन जब थोड़ी सी वो मेच्योरिटी आने लगती है तो ये येलोविश कलर का होने लगता है ना। एंथेसिस के टाइम में भी येलो कलर का दिखाई देता है, और मेच्योरिटी के टाइम तो बिल्कुल ही एकदम रेडिश येलोइश कलर का, रेड येलो कलर ऐसा दिखाई देता है इसका, ठीक है। और जो एनिमल फीड में भी ये काम में लिया जाता है। और इसका जो स्ट्रॉ है वो ग्रीन स्ट्रॉ भी काम में ले सकते हैं और ड्राई स्ट्रॉ भी काम में ले सकते हैं, है ना। इसका स्टार्च लगभग, इसमें स्टार्च का परसेंटेज है 70 to 80% तक है। प्रोटीन कंटेंट 9 to 13.5% तक होता है। और जो सेलुलोज है, इसमें सेलुलोज जो 2 to 3% है। और जो मिनरल कंटेंट्स है 2 to 2.5 होते हैं। और फैट कंटेंट, ठीक है, जहाँ से ऑयल निकलेगा 2.5 से लेकर 3.5, 2.5 से 3.5% तक होता है। अब इसका इन्फ्लोरेसेंस की बात कर लें। इसका इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं पेनिकल या एरो, ठीक है। और जो आप डायग्राम में देखिए, इसका जो पेनिकल है वही मेज की टाइप से ही ये इसके अंदर जो पेनिकल है उसके अंदर जो स्पैकलेट्स होते हैं वो पैर में होते हैं, ठीक है। जो स्पैकलेट्स है दोनों पैर में है। अब एक स्पैकलेट सेसाइल होता है, दूसरा पेडिसिलेट है, यानी कि एक में स्टॉक है, एक में नहीं है। सेसाइल वाले में नहीं है, पेडिसिलेट के अंदर होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। और जो पेनिकल है वो ग्रोथ वो इरेक्ट होता है, और लगभग उस स्पैकलेट में जो एंथर होता है वो एंथर लगभग जो पोलन ग्रेन रिलीज करता है वो लगभग 25 से लेकर 100 मिलियन तक पोलन ग्रेन रिलीज कर देता है वहाँ से, ठीक है। अब रेसिम की बात कर लें। इसका जो रेसिम है उस रेसिम मतलब उसमें स्पाइकलेट्स जो रखता है कंप्लीट, उसको रेसिम बोलते हैं। मतलब किस अरेंजमेंट के अंदर स्पाइकलेट्स रहे उस अरेंजमेंट को रेसिम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक या एक से भी ज़्यादा स्पाइकलेट्स होते हैं। और स्पाइकलेट्स आपको बता दिया है सेसाइल पेडिसिलेट होता है। लेकिन जो टर्मिनल वाला जो स्पाइकलेट्स है वो आपका सेसाइल होता है, ठीक है। और उसके बाद में टर्मिनल वाले स्पाइकलेट्स के नीचे 2 पेडिसिलेट स्पाइकलेट्स होते हैं, ठीक है। फ्लावर आपको बता ही दिया। फ्लावर परफेक्ट फ्लावर है, मेल फीमेल दोनों होते हैं इसमें। एक लेमा पेलिया, मतलब कि 2 ब्रैक्ट होंगे, दो ग्लूम होंगे नीचे। उसके बाद में लेमा पेलिया होंगे, 3 स्टेमन्स होंगे और एक पिस्टिल होगा। और वो भी 2 स्टाइल होंगे। फिर जो पिस्टिल है, पिस्टिल के अंदर जो स्टाइल है इसमें 2 स्टाइल होती है। और फिदर्ड है, वो भी बाय फिदर्ड स्टिग्मा होती है। मॉडर्न पॉलिनेशन सोरगम का तो जनरली क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा इसके अंदर, ठीक है। और एंथेसिस जो होता है वो यूजुअली बिगिन द फ्लावर व्हेन द पेडिकल कंप्लीट द इलोंगेशन। मतलब जो पेडिकल होता है उसका कंप्लीट इलोंगेशन नहीं होता था तब तक उसका जो सोरगम है एंथेसिस उसका चलता रहेगा। अब सोरगम का आगे उसका इन्फ्लोरेसेंस या जो स्पैकुलेट है उसका स्टडी कर लेते हैं। आप ये देखिए परफेक्ट फ्लावर, इसमें 2 ग्लूम दिखा रखे हैं, लेमा पेलिया दोनों है, स्टिग्मा है, बायफिदर्ड स्टिग्मा है, 2 स्टाइल है, एंथर 3 हो गए इसमें, ठीक है। अब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर उसमें आपको मेल स्टाइल लाइन बनाना है। मेल स्टाइल लाइन बनाना है लगभग इसमें 2:6 का लगभग मेल फीमेल रेशियो रखा जाता है, यानी कि 2 मेल हो गए, 6 आपकी फीमेल हो गई, ओके। और लगभग 400 मीटर के इसका 400 मीटर भी आइसोलेशन डिस्टेंस होता है लगभग इसका। और इमैस्कुलेशन, ये आइसोलेशन डिस्टेंस आपको मैं कंफर्म करके आपको नोट्स में बता दूंगा, नोट्स जब भेजूंगा उसमें लिख दूंगा, ठीक है। तो अभी जो इस इमैस्कुलेशन है वो आप हैंड इमैस्कुलेशन
या जो ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं उसको, वो कर सकते हैं। कुछ नहीं, जो स्पैचुलेट है उसको ओपन करना है फोर्सेप की सहायता से, अंदर 3 स्टेमन्स दिख रहे हैं उसको रिमूव कर देना है बिना स्टिग्मा को डैमेज किए, ठीक है। तो ये वाले, और दूसरा है कि इजी मेथड है दूसरा, हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे दो। पानी को गर्म करो 48 डिग्री पे और उसको पेनिकल को उसमें डुबा दो 10 मिनट्स के लिए, तो जितने भी एंथर होंगे अंदर वो सारे के सारे मर जाएंगे। और यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट वे है कि मेलिस्टाइल लाइन काम में लो, ठीक है। जीएमएस लाइन काम में लो जहाँ पे जीन्स आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, या सीएमएस लाइन भी आप काम में ले सकते हैं फॉर द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, ठीक है। पॉलिनेशन कैसे करना है, पहले तो इमेस्कुलेट कर लो, या हॉट वाटर ट्रीटमेंट से कर लो, या जीएमएस लाइन ले लो, या जो ट्रेडिशनल मेथड है मतलब फोर्सेप से एंथर को रिमूव कर दो। तो ठीक है, इमेस्कुलेशन करके क्या करना है, पॉलिग्रेन को कलेक्ट करके इस पर डस्ट कर देना है, तो पॉलिनेशन हो जाएगा। और इसका जो फ्रूट है होता है उसको कैरियोप्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। और जो ग्रेन का जो लगभग छोटा सा ग्रेन होता है, बहुत छोटा ग्रेन होता है, लगभग 3 से 4 मिलीमीटर तक इसका डायमीटर है, बस इतना ही है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये आपका मेज और सोरगम का फ्लोरल बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है। अब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कैसे करना है, सभी का लगभग एक जैसा होता है। मेल और फीमेल लाइन, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन लिया जाता है। ए लाइन और बी लाइन और ए और आर लाइन वो कितना लिया जाता है, ठीक है, किस रेशियो में होता है, और आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होता है, बस वो उतना सा ध्यान होना चाहिए। बाकी जो डायग्राम है, जैसे इस जो डायग्राम है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का कि कैसे करेंगे, वो आपको मेल स्टेरिलिटी वाला जो चैप्टर था उसमें बता दिया कि यदि इसमें जीएमएस के द्वारा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं तो जीएमएस का आपको डायग्राम बना देना, एक को मेल फीमेल लिख के तो आपको बता देना। यदि सीजीएमएस होता है तो सीजीएमएस वाला जो मेल स्टेरिलिटी का जो डायग्राम बताया था वो आपको लिख देना है। उसके बाद मेल फीमेल रेशियो, आइसोलेशन डिस्टेंस आपको रखना है। और फिर भी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो जो मैंने रेड ग्राम के अंदर कंप्लीट एक फुल्ली प्रोसीजर है कैसे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है, तो लगभग वैसे ही आपको फॉलो करना है। बस आपको मेल फीमेल रेशियो और आइसोलेशन डिस्टेंस का थोड़ा ध्यान रखना है, और फर्टिलाइजर डोज वगैरह भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे मैसेज करें। ओके, थैंक यू सो मच।